Hello everyone, welcome back to our channel राधा कृष्णन अकेडमी एंड आई एम आभा दुबे। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में, जो कि टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोग को टीजीटी में डिफरेंशिएशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे उसका पार्ट 3, जिसमें हम आप लोगों को निहित फलनों का अवकलन बताएंगे। निहित फलन का कैसे अवकलन किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। निहित फलनों का अवकलन किस प्रकार किया जाता है, वो सारा मेथड हम आपको बताएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं निहित फलनों का अवकलन। निहित फलनों का निहित फलन लिख सकते हैं या निहित फलनों का अवकलन लिख देते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिख लेंगे। निहित फलन का मतलब होता है कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट फंक्शन। यहाँ फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और, जब भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, हिंदी में समझना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि नाम में क्या लिखा हुआ है, निहित। मीन्स जब कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन में निहित होता है, मतलब उसमें उसका समावेश होता है, या फिर एक फंक्शन दूसरे में मौजूद होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग निहित कहते हैं। तो निहित का मतलब तो ये होता है। लेकिन अगर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ फंक्शन के लिए लागू हो जाएगी कि अगर दो फंक्शन है और पहला फंक्शन दूसरे में निहित है, तो इसका मतलब वो निहित फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आज हम लोग को इसी का अवकलन करना है। एक चीज़ ये है कि मानते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है, जैसे u ले लेते हैं, gx, ठीक है। ये इक्वल टू gx है, एक फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल एट x, क्योंकि x पर इसकी वैल्यू आ सकती है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल है। अगर u इक्वल टू जी एक्स एट डिफरेंशिएबल एट x है ना, तो फिर आपको जो y का फंक्शन होगा, y हम लोग को क्या लिखते थे, fx लिखते थे। लेकिन x की जगह पे क्या है, अब यहाँ पे u वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, fu लिखेंगे। मतलब पहले तो हम लोग fx लिखते थे, लेकिन हम लोग fx तब लिखते थे जब y का फंक्शन डिपेंड करता था x पर। लेकिन यहाँ पर x खुद u पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि x की जगह पे कि हम fu हमारा फंक्शन है जो कि y से रिलेट है, कि जैसे जैसे हमारा u का फंक्शन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। साथ में u हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो डिपेंड किस पे है, u वाले फंक्शन पे, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाता है कि इसका आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इफ योर फंक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ यू, ठीक है। अगर इस तरह का लिखा हुआ है, देन यहाँ से जो आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ना, हमेशा याद रखिएगा, आप ऐसे करिए कि आपका dx वाला जो पोर्शन है, dy बाई डी एक्स वाला, वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चेंज होना चाहिए। इसका मतलब dy बाई किसका फंक्शन है, du का, इनटू du बाय dx। मतलब अगर हम du और du कैंसिल कर भी देंगे ना, तो भी वैल्यू हमारी dy बाई dx के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम u के साथ में हमारा कोई और फंक्शन होता, तो वहाँ हम यहाँ पे कोई और तीसरा फंक्शन यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये चीज़ें हमेशा अधिकतर दो ही फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर तीसरा वाला फंक्शन आएगा किसी भी एग्जाम्पल में, तो हम आप लोग को डिस्कस कर देंगे, वरना इतना आप लोग के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू क्यों आया है, क्योंकि जो x का फंक्शन है वो u पे डिपेंड कर रहा है। अगर x का फंक्शन u की जगह पे x y z या फिर कोई अदर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता, तो वहाँ पे हम उसको रखते। लेकिन यहाँ पर u पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, इसलिए u रखा है। y पर डिपेंड करता तो y तो पहले से ही क्या मान लेते हैं, p पर डिपेंड किया तो यहाँ पे हो जाता है dp बाई डी एक्स।
u की जगह पे pp हो जाएगा। अगर a होता तो da यहाँ पे भी होता, da यहाँ पे भी होता। मतलब ऑल सारी वैल्यू आपकी वो y के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका y का फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है। अगर y का फंक्शन आपका x के फॉर्म में है तो x के साथ वैल्यू लिखी जाएगी और x के साथ उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर किसी और अदर फंक्शन में लिखा होगा तो वो हम लोग उसको निहित फलन के द्वारा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट फंक्शन हाउ टू आई सॉल्व, तो उस हिसाब से आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करने का मेथड समझेंगे तो इसके लिए हम एक लेंगे एग्जाम्पल, उससे समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल टू ले लिया y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स क्यूब, दिख रहा? ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे साइन एक्स क्यूब, लेकिन हम लोगों के पास जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा था वो मैंने आप लोगों को सिर्फ साइन एक्स का बता रखा था, लेकिन मैंने साइन एक्स क्यूब का कोई भी ऐसा फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फलन कैसे है। निहित फलन का मतलब जब एक फंक्शन दूसरे में पहले से ही मौजूद होता है वो हमारा निहित फलन होता है। अब देखिए यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि साइन तो है एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन x नहीं है यहाँ पर x क्यूब है। तो याद कीजिए मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन में दो अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, एक तो साइन x का बताया था, दूसरा हमने आपको x की पावर n का बताया था। लेकिन यहाँ पर साइन का आधा साइन है और यहाँ पर x की पावर n की जो वैल्यू है x क्यूब वाली वो लिखी हुई है। मतलब अगर हम यहाँ पे n की जगह 3 कर देंगे तो 1 और 2 फंक्शन एक ही में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये तो निहित फलन हो गया, क्योंकि एक फंक्शन में ही y के फंक्शन में साइन भी है और x क्यूब भी है, विच इज कंटेन विद 2 फंक्शंस। y वाले में आपके 2 फंक्शंस इंक्लूड हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए इसको सॉल्व करने का मेथड, तो जो मैंने अभी आप लोग को बताया था एज इट इज हम उसी प्रोसेस पे जाएंगे जैसे हम इसको निकालना चाहते हैं। ठीक, एक चीज़ तो ये मैंने अभी तक आप लोगों को साइन एक्स का फॉर्मूला बता रखा था डिफरेंशिएशन का कि कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये है जो x है और यहाँ पर तो x क्यूब है, इसका मतलब हम x क्यूब को कुछ मान कर, अब x तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ पहले से ही x क्यूब है इसलिए हम इसको x तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम इसको t u v मतलब कुछ भी अलग फंक्शन मान सकते हैं जो कि x या y नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा हम यहाँ नोट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट। लेट का मतलब होता है माना, या लेट अस कंसीडर, या लेट अस सपोज दैट। लेट भी लिख दोगे काफ़ी है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हम कुछ मान ले रहे हैं, मानते हैं t है। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अब हमने एक्स क्यूब को t माना है, तो वो जो वाला फंक्शन मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला बता रखा था, मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता रखा था x की पावर n का। जिन लोगों ने भी मेरी क्लास नहीं देखी है वो क्लास हमारी डिफरेंशिएशन की पार्ट 1 देख लेंगे, समझ जाएंगे। ये मैंने बताया था n x की पावर n-1।
अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि मैं बाकी जो पीछे की दो क्लास लेकर आई हूँ, दोनों में मैंने आप लोगों को इसको पूरा ब्रीफ में बताया है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर n की पावर अगर मैंने 3 रख दिया n की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 3x²। साथ में किसके लिए किया मैंने, dx के लिए किया, इक्वल टू t की जगह क्या हो जाएगा, dt। ठीक, इतना समझ जाएंगे तो आगे आगे समझ में आ जाएगा। x³ को मैंने t माना क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है इस पूरे को t मानेंगे ताकि वो sin t के फॉर्म में आ जाए। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला पहले से ही पता है, बस ये है sin x का cos x हो गया था, इसलिए sin t का cos t हो जाएगा। सिर्फ x और t आपस में बदलेंगे, इसके अलावा किसी भी फंक्शन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ हो गया 3x² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n बराबर nx की पावर n-1। ओके, यहाँ हो गया x के लिए dx आ गया बराबर हो गया dt। अब यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो कि dt/dx की वैल्यू, dt/dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी ये 3x²। इसी से निकाला ऊपर वाले से, मीन्स अगर हम dx को नीचे ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे 3x² आ गई। अब देखो मैंने क्या कहा था, dy/dx का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है, वहाँ पर क्या लिखा था जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो था dy/du, लेकिन यहाँ पे फंक्शन u का नहीं t का है, तो ये लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू वो dy/dx के ही फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो dy/dx इक्वल टू d ऑफ dt किसका करेंगे, y की जगह पर क्या है sin x³, sin x³ की जगह हो जाएगा t, और dt/dx की वैल्यू अभी निकाली थी तो वो थी 3x², ये वाली। ठीक है, मतलब d ऑफ dt y की जगह हो जाएगा sin x³, लेकिन x³ को चूंकि हमने t के फॉर्म में कन्वर्ट किया था इसलिए sin t हो गया, इंटू dt/dx की वैल्यू हो गई 3x²। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू ये 3x² आगे ले आओ और d ऑफ dx sin t का करेंगे तो होता है cos t, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो हो गया cos और t, cos t अच्छा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब जब भी हम कुछ मानते हैं ना तो जब आंसर लिखते हैं तो वो जो माना होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग dy/dx की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगी 3x² और cos t तो ये हो जाएगी cos t की जगह पे वैल्यू कितनी थी x³। बस मीन्स जो हमने जो भी माना था आंसर कभी भी उस फॉर्म में हमको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, कभी भी हम लोग को उस फॉर्म में आंसर नहीं लिखना चाहिए, वरना आंसर तो सही होता है बट आपका जो चेक होती है कॉपीज उसमें ये चीज़ सही नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जब भी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना तो साथ में जो आपने पहले से सपोज कर रखा था उसकी वैल्यूज लास्ट में जाके ज़रूर लिख दीजिएगा। स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ी सी क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप लोग को वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले देते हैं। y इक्वल टू log 10x, ये लिखा हुआ है। फिर से देखिएगा, मैंने आप लोगों को दो अलग अलग ही फॉर्मूले बता रखे थे, एक log x का बता रखा था और एक मैंने tan x का बता रखा था। लेकिन यहाँ पर log तो है लेकिन x नहीं है, x की जगह पे फंक्शन आपका tan x वाला है। तो अगर इस तरह के फंक्शन होते हैं तो इसलिए हम लोग जो अलग से फंक्शन आया होता है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan x को हम t मान सकते हैं, t ही लेकर चलते हैं क्योंकि t u यही सब लोग कॉमन लेते हैं, तो हम भी वही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं tan x को, मान लिया हम लोगों ने t। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बताया था sec स्क्वायर x होता है। x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो dx आ जाएगा, बराबर t के अकॉर्डिंग किया तो dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग dt बाय dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x। ये हमारे पास आ गया फंक्शन। फंक्शन मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू उतनी आ गई। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका फंक्शन क्या होता है, d ऑफ dx। किसका करेंगे, y का। एक मिनट, dy बाई dt लिखते हैं इंटू dt बाई dx लिखते हैं। एक ही फंक्शन लेके चलना, इसी से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर y लिखा हुआ है तो y की जगह पर हम डायरेक्ट log 10x लिख सकते हैं। तो ये सब हम मिटा के हम डायरेक्टली यहाँ पर y की जगह पर 10x लिख दे रहे हैं, log 10x, log 10x। और 10x की जगह पे हमने माना क्या है, t माना है, तो log t इंटू डी टी बाई डी एक्स ही लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर log t की वैल्यू हमने log x की वैल्यू बताई थी, log x बराबर होता है 1/x, तो ये इसलिए हो जाएगा 1/t। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू बताई है मैंने आपको sec स्क्वायर x। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर 1/t, t की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने, tan x, 1/tan x हो गया इंटू sec स्क्वायर x हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। मेरा आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखो 1/tan x को अगर हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन cos x, नीचे आएगा, लेकिन अपॉन cos x की जगह हम ऊपर ले जा रहे हैं इसको, cos x हो गया इंटू sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x होता है, इसका मतलब cos x दो बार हम लिख ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया cos स्क्वायर x। एक cos से एक cos कैंसिल कर दिया तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 1/sin x cos x। लेकिन चाहे तो आप इतने पे छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो लोग तो भाई इतने पे नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, वो लोग इतने पर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसकी भी वजह है क्योंकि उन लोगों को sin 2x का फॉर्मूला पता है, जिन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। जिन भी बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उन्होंने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, इसलिए वो ये काम तो नहीं करने वाले, यहाँ नहीं छोड़ेंगे कोई भी। अब देखो लिखा क्या हुआ है, 1/sin x लिखा है इंटू cos x लिखा है, यही आया है। क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों ने पढ़ा होगा, 2 sin x cos x बराबर sin 2x, ये बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है।
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए। अगर वो 2 sin x cos x के फंक्शन के रूप में आ गया तो 2 अपॉन और इस पूरे की वैल्यू हम sin 2x लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने आप लोग को ये लिख के दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, 2 तो अलग फंक्शन है, अपॉन में ये sin 2x अलग लिखा हुआ है, और 1 अपॉन sin 2x किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन sin 2x, ये वैल्यू है। खैर अगर वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो इतना तो पता है ना कि 1 अपॉन sin x किसका वैल्यू होती है, तो 1 अपॉन sin x होता है cosec x का, इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और 1 अपॉन साइन 2x होता है कोसेक 2x। बस यही हो गया फाइनल सॉल्यूशन, आपकी क्वेश्चन का आंसर। एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके बाद वाले क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए होंगे वो ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आप लोग को एक बुक से नहीं करवा रही हूँ। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग को अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। एक बुक में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी की बहुत सारी बुक्स चलती हैं, उसी तरह से एनसीईआरटी भी चलती है सीबीएसई में, और आईसीएसई में तो आईसीएसई की बुक चलती है, एमएल अग्रवाल वगैरह। जिन भी लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बुक्स भी नोट करवा दूंगी। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखो एक ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम छोटा से छोटा कर दें। पहले मान लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को t, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो वही जो फंक्शन हम लोग का पहले यूज़ हो रहा था, एक्स स्क्वायर को t माना है। ये तो खैर माइंड में ऐसे ही सॉल्व करना है, बट फिर भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी ना लगे इसलिए बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर को t माना तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, dx हो जाएगा इक्वल टू हो गया dt। मीन्स यहाँ से dt अपॉन dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, साइन का भी फंक्शन है। खैर यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर साइन, और
ये हो जाएगा हमारा t इंटू, नहीं अभी नहीं लिख सकते, अभी इसमें थोड़ा सा वर्क और है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, कुछ और चाहें तो मान सकते हैं। चलो एक्स स्क्वायर को t मान लिया, इसमें हम लोग को दो अलग अलग फंक्शन लेने पड़ेंगे। चलो करते हैं पहले। अब देखो बचेगा क्या, साइन और एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हो गया t, इसको मान लेते हैं u आया। तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t इंटू डी टी बराबर हो गया du। यहाँ से du बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, cos t। ये तो नॉर्मल सी बात है जो हर इंसान करता है, बट यहाँ पर वैल्यू कैसे लिखेंगे वो आप लोग समझ लो। अगर हम लोगों को dy बाई डी एक्स लिखना है, इसका मतलब हो गया d ऑफ डी एक्स, किसका, y का, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये लिखा। यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो हम लोग ने इसको अलग अलग फंक्शन माना था, ठीक, अलग अलग फंक्शन माना था, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग ही लेकर सॉल्व करेंगे। e की पावर ये हो जाएगा साइन, और ये पूरा था t, तो मतलब हो गया e की पावर u, यहाँ हो गया du इंटू यहाँ हो गया du बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। लिख कर देखिएगा, ज़्यादा कुछ मत करिएगा, सिर्फ लिखवाया इसलिए ताकि du से du कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इस फंक्शन के साथ में dx आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ भी अभी तक चेंज इसमें नहीं किया है। अब देखो e की पावर u का जो डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो यहाँ पर e की पावर u हो गया। du बाई डी एक्स की वैल्यू, सॉरी du बाई डी टी की वैल्यू आ गई cos t, ये भी लिख ली, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x, तो यहाँ से पूरा फंक्शन क्या आ गया, 2x cos t की जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर u का मतलब हो गया साइन t। बस ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इतना, यही वैल्यू हो गई साइन t, सॉरी साइन t यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं पुटअप की, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आंसर 2x cos x स्क्वायर की सही है, आंसर सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग की कंपोजिट नंबर की एक और क्लास लेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मुझे आप लोग को समझाने, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। खैर एक चीज़ और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है इसमें, साइन एक्स स्क्वायर, एक और क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर रूट पाई बाई 2। ओके, मीन्स आपका जो फंक्शन दे रखा है वो लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अब आप लोग को वैल्यू फाइंड करनी है इफ एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2। इतना देखिए, ठीक है। चलो, पहली बात ये, यहाँ पर भी वही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और उसी तरह से निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इतना बड़ा ना करते हुए डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू आप लोग को बता देंगे डायरेक्टली। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को साइन एक्स स्क्वायर को ले लेंगे हम लोग t। अगर हम लोगों ने साइन एक्स स्क्वायर को t ले लिया तो माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप लोग उस चीज़ को करने के लिए अलग से टाइम पीरियड लेके बैठो, ठीक है। तो ले लेते हैं कि मान लिया मैंने कि साइन ये पूरा x है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो cos x की जगह एक्स स्क्वायर है, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं आगे 2x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए dx बराबर हो गया dt। यहाँ से अगर हम लोग dt अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x cos x स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। अगर हम अभी अलग अलग कर रहे होते तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का कर रहे होते, तो एक्स स्क्वायर का हमने डायरेक्टली 2x लिखा, और जब एक्स स्क्वायर पूरा x या u v जिसमें भी कन्वर्ट हो जाता तो साइन और फिर एक्स स्क्वायर की जगह वो वैल्यू हो जाती। मतलब लेते हैं अगर हम u हो गया तो साइन u का क्या होगा? डिफरेंशिएशन cos u। तो मैंने डायरेक्ट cos u की जगह कितना हो गया? एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। इसमें अभी कुछ किया नहीं है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी टी। हाँ, और ये हो गया साइन, और साइन एक्स स्क्वायर ये पूरा हमने ले लिया था t को, और हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब एक बार बताओ, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t होता है। यहाँ लिख दिया cos t, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर इंटू cos t की जगह हो गया साइन x स्क्वायर, ये ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे। ये हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो आपको डेरिवेटिव निकालना है उसमें आप लोग को x की वैल्यू रूट पाई बाई 2 पहले से ही दे रखी है। पूछा गया है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आप लोग उसको रूट पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ हो गया 2x की जगह पे हो गया रूट पाई बाई 2, यहाँ हो गया cos x स्क्वायर। अगर हम रूट को इधर लेकर जाएंगे तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर की जगह पर हम इसकी वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हो गया पाई बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ हो जाएगा साइन, और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई बाई 2। अच्छा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। लेकिन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 तो 0 में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी वैल्यू 0। इसका मतलब हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में, अगर हम कितना बड़ा भी नंबर हो और अगर सारी वैल्यू 0 में हो और अगर एक वैल्यू भी उसकी 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। उसमें किसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई है वो 0 है एट x बराबर रूट पाई बाई 2, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2। आज की ये हो गई क्लास। अभी ये जो भी टॉपिक लेकर चल रहे थे कंपोजिट फंक्शन का, वो अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसमें बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ आपकी एक ओरल थ्योरी के लिए, ताकि आप लोग को बस इतना समझ में आ सके कि हाँ इस पर क्वेश्चन आंसर इस तरह से होते हैं। लेकिन जो इसका मेन है टारगेट, जो इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, वो अभी आपका समझना और सीखना बाकी है।
तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।